चलो सर, नाउ वेलकम एवरीवन टू दिस रिवीजन ऑफ ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। सर इसमें क्या लिखा है, बस मेरी बात सुन लो, सब समझ आ जाएगा। सेक्शन नंबर 128 क्या कहता है? सर वो तो लॉ वाले टीचर बताते हैं। हाँ यार, वो थोड़ा सा ऑडिट में भी पार्ट है, ठीक है। तो नाम तो शुभम ही है ना, तो फर्क क्या पड़ता है, शुभम ही है नाम, चाहे लॉ हो चाहे ऑडिट हो। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, याद रखना सेक्शन नंबर 128। तो जो सेक्शन नंबर 128 है वो क्या कहता है, अगर कंपनी है तो उसको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने। हाँ सर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेगी। उसके अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए सर, क्या क्या? एक तो वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हो, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, और अक्रूवल बेसिस। कम ऑन, अक्रूवल बेसिस, डबल एंट्री बुक ऑफ, क्या हो रहा सर, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड। इसके अलावा सर और हमको क्या क्या ध्यान रखना है? मैंने कहा जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आप किसी और जगह भी रख सकते हो, बट 7 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बता देना। जो आपका रोसी है, रोसी कितना क्यूट सा नाम है रोसी, जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उसको 7 दिन के अंदर अंदर बता देना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब सर अगर बात बताओ, हमारी कोई ब्रांच है, जैसे कि बताना, एग्जाम्पल देना ब्रांच। जैसे कि सर हमारी मान लो कोई ब्रांच है जो कि कहां है, मैंने वही तो पूछ रहा हूं तुमको, बताओ कहां है। सर हमारी ब्रांच है लेट से लक्षद्वीप में, ठीक है, आजकल लक्षद्वीप बड़ा चल रहा है। तो जो लक्षद्वीप में ब्रांच है, क्या वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रख सकती है? हाँ रख सकती है, बट ब्रांच का काम है वो अपने बुक्स की समरी, जो अकाउंट्स की समरी है, समराइज रिटर्न्स, वो हेड ऑफिस को भेजे। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर ये ब्रांच का ऑडिट कर कौन सकता है? 2 लोग कर सकते हैं। एक तो जो कंपनी का ओवरऑल ऑडिटर है, जो हेड ऑफिस ने अपॉइंट किया है, वो कर सकता है, या ब्रांच किसी और ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकती है। ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। सर अगर ये ब्रांच लक्षद्वीप में ना होती, जर्मनी में होती, मतलब आउटसाइड इंडिया होती, तो इसका ऑडिट कौन कर सकता है? अगेन या तो कंपनी का ओवरऑल ऑडिटर कर सकता था, या ये किसी क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर सकती थी। सर उसकी क्वालिफिकेशन इंडिया के हिसाब से देखेंगे या जर्मनी के हिसाब से? जर्मनी के लॉ के हिसाब से। तो जो उस कंट्री के लॉज होंगे उसके हिसाब से जो बंदा क्वालिफाइड होगा वो इसका ऑडिट कर सकता है। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। इसके अलावा इसमें कुछ मसाला था क्या? मैंने कहा नहीं। तो जो भी ब्रांच का ऑडिटर है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के ऑडिटर के साथ शेयर करेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ब्रांच का ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर भी कंपनी के ऑडिटर को दे सकता है? हाँ दे सकता है, बट क्या कंपनी का ऑडिटर उससे मांग सकता है? मैंने कहा नहीं। दोनों में डिफरेंस है। जो ब्रांच का ऑडिटर है वो अपनी डिस्क्रिशन पे चाहे तो शेयर कर सकता है, बट अगर कंपनी के ऑडिटर की बात करूं, क्या मैं उसको फोर्स कर सकता हूं कि अपने वर्किंग पेपर दे? मैंने कहा नहीं। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ने कहा था, योर डॉक्यूमेंटेशन इज योर डॉक्यूमेंटेशन, नन ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब जो हमारी एज अ ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन है हम अपनी मर्जी से शेयर कर सकते हैं, वो भी ध्यान रखते हुए कि इंडिपेंडेंस अफेक्ट ना हो, इट डजंट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, बट कोई हमको फोर्स नहीं कर सकता। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर जब मैं एज अ ऑडिटर, प्रिंसिपल का ऑडिटर, मैं छोटे ऑडिटर का काम यूज कर रहा हूं, तो कौन सा ऐसे लगेगा? ऐसे 600। तो फिर इस केस में सर ऐसे 600 लगता है। 600 का क्या मतलब है? ओज ओ मींस अदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। ठीक है सर। अब एक बात बताना, जो कंपनी का ऑडिटर है वो छोटे ऑडिटर को गाइड कर रहा है, क्या इसको गाइडेंस ऑडिट के एंड में करनी चाहिए या पहले? काम खराब होने के बाद या काम खराब होने से पहले? सर काम खराब होने से पहले। तो यू विल कोऑर्डिनेट विद द छोटा भाई, छोटा ऑडिटर एट द प्लानिंग स्टेज, एंड आप उसके लिए कैसे हो? सर आप उसके लिए पा जैसे हो, आप उसके पापा जैसे हो। तो मैंने कहा आप उसके लिए पा जैसे हो, तो आपको उसको 3 बातें गाइड करनी है, 3 प्रोसीजर्स आपको करने पड़ेंगे सर। PAA। ये PAA क्या थे? मैंने कहा P का मतलब है प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन। जितनी भी हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शन है उन सबको वो आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। वेरी गुड। इसी तरह एरियाज जहां पे उसको स्पेशल फोकस करना है, स्पेशल कंसीडरेशन देनी है। ये कौन से एरियाज होंगे? जनरली जहां पे रोमम ज्यादा है या विचार मटेरियल। एंड लास्ट में सिंपल है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो पा के तीनों पॉइंट्स याद रखना, प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि उनका डिस्क्लोजर चाहिए होता है, हमने आरपीटी में सीख रखा है। दूसरी चीज एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसीडरेशन है। तीसरा था अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर। जब मैंने उसको तीनों काम करने होगा तो उससे क्या कहा? मैं सब कर लूंगा, मेरे को सब आता है। हमने कहा लिख के दे, टाइम पे करना, लिख के दे। सर टाइम पे करना, लिख के दे मतलब वी विल सी द टाइम टेबल, वी विल सी द रिप्रेजेंटेशन। हम उसके साथ टाइम टेबल लेंगे फॉर कंप्लीशन, प्लस उससे लिखित में लेंगे कि तू कर लेगा या नहीं। सर ये तो हो गई स्टेज नंबर 1। अब जब उसने काम कर लिया हो तो कैसे चेक करेंगे उसने काम क्या किया है? कैसे चेक करूं उसने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे? वही प्रोसीजर करे जो मैंने उसको कहे थे। देयर आर 2 टूल्स। सर 2 टूल्स क्या है?
एक तो क्वेश्चनर, एक चेकलिस्ट। आप उससे क्वेश्चनर और चेकलिस्ट वगैरह भरवा सकते हो, उससे डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। सर हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये सब चेक करने के लिए, डिपेंड करता है हालात कैसे हैं और बंदा कैसा है। हालात कैसे है, बंदा कैसा है, मतलब डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड योर नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ द अदर पर्सन। सर मुझे कैसे पता चलेगा वो कॉम्पिटेंट कितना है? ये देखो उसने पास्ट में किस किस कंपनी का ऑडिट कर रखा है। गेट द नॉलेज अबाउट हिज प्रीवियस ऑडिट वर्क, तो उससे आपको उसकी कॉम्पिटेंस का पता चलेगा। सो योर हार्ड वर्क, योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, हालात कैसे, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, how is the things, and second thing is your knowledge about the competence of other auditor. That's it sir, that's all about SA 600. I hope you enjoyed the session. बाकी यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते, ख्याल रखो अपना।